सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। वो जो स्टैंड ऑफ लगातार चल रहा था भारत और चीन के बीच लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में, उसको लेकर के फिलहाल रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि सहमति बन गई है। चीन की सेना फिंगर 8 पर रहेगी और भारत की सेना फिंगर 3 पर रहेगी। फिंगर 8 और फिंगर 3 पर सहमति बनी है। तो भारत और चीन के बीच सेनाएं हटाने के बीच सहमति बन गई है। फिलहाल भारत की सेना भी वहां से हटेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत के प्रेशर, भारत के दबाव का ही असर है, क्योंकि भारत ने लगातार कहा था चीन को कि डी एस्केलेशन तभी होगा कि जब चीन की सेना पीछे हटेगी, और वो दबाव कम आया। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय, इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी यलेची पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। सभापति महोदय,
मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस भीषण परिस्थिति की भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और इस वक्त हमारे साथ जेकेएस परिहार साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ कृष्ण मोहन मिश्रा मौजूद हैं। सबसे पहले कृष्ण मोहन, आप उस इलाके में थे, आप उस जगह पर थे जब ये विवाद चल रहा था, आप लद्दाख में थे, वहां से आपने पूरी रिपोर्टिंग की। जहां तक हम समझ पाए थे कि जो कहते हैं कन्फ्रंट्रेशन था वो इन्हीं फिंगर्स को लेकर के था। अब डिटेल ने रक्षा मंत्री ने जो बताया है कि भारतीय सेना फिंगर 3 पर रहेगी, वो फिंगर 8 पर रहेंगे, और इसका क्या मतलब क्या निकाला जाए? विवाद क्या पूरा हल हो गया? सचिन, दो हिस्सों में इसका जवाब आता है। सबसे पहले कि सबसे उलझा हुआ मुद्दा फिंगर एरिया का था। चीन फिंगर 4 से पीछे जाने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं था, और भारत का पहले दिन जब से बातचीत स्टैब्लिश हुई थी मैकेनिज्म के तहत, और उससे पहले ग्राउंड कमांडर्स की तरफ से, तब से ये चीज़ तय कर दी थी भारत ने कि आप हर हालत में चीनी सैनिकों को फिंगर 4 से पीछे फिंगर 8 के पहले, यानी जहां पर उनकी जेटी है, उस इलाके तक जाना होगा, जो कि अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानी जाती थी। भारतीय सेनाएं हमेशा फिंगर 3 और फिंगर 2 के बीच में एक जगह है जहां पे परमानेंट पोस्टिंग रहती है, धनसिंह थापा पोस्ट कहलाती है, वहां भारतीय सेनाएं रहती हैं और वहां से वो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती हैं। सबसे पहली शर्त भारत की ये थी कि चीनी सेनाएं जब फिंगर 8 के पीछे चली जाएंगी, उसके बाद ही इस विवाद में आगे बातचीत शुरू होगी। सबसे बड़ी बात, चीनी सेनाएं फिंगर 8 से पीछे जाने के लिए तैयार हो गई हैं, और इसलिए भारतीय सेनाएं भी फिंगर 3 और फिंगर 2 के बीच में जो धनसिंह थापा पोस्ट है वहां तक लौट आएंगी। ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, ऐसा रक्षा मंत्री ने भी कहा, और कल चीनी रक्षा मंत्रालय का जो बयान आया था उसमें भी ऐसा कहा गया था। लेकिन एक और बात है कि आउटस्टैंडिंग्स इशू अभी बचे हुए हैं, ऐसा भी रक्षा मंत्री ने कहा, और उसके बारे में 48 घंटे के बाद, यानी 10 तारीख से अगर ये चीज़ शुरू हुई है तो 11 तारीख के बाद इस बारे में और बातचीत शुरू करेंगे कमांडर। आउटस्टैंडिंग इशू और कौन कौन से हैं? वो पेंगोंग झील के ऊपर के इलाके हैं, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 13, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली जो सड़क है उसके बीच में जो बॉटल नेक है, वो सारी चीज़ों के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। लेकिन 9 महीने बाद दोनों सेनाओं का डिसएंगेज होना, चीनी सेनाओं का फिंगर 8 से पीछे जाने के लिए राजी होना भारतीय सेनाओं की और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ता बताता है। और कम से कम मैं जो पिछले 9 महीने से इस विवाद को देख रहा हूं, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूं मैं कि जब 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेनाओं ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स थी उनको जब कब्जा किया था, मैं एक कमेंट इसी में जेकेएस परिवार साहब का ले लेता हूं, फिर उसके बाद आपके साथ वापस आऊंगा। सर, आपने भी उस जगह को और इस कन्फ्रंट्रेशन को बहुत बारीकी से देखा, आप लगातार हमारे साथ कवरेज में बने रहे। कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? न केवल डिसएंगेजमेंट बल्कि डी एस्केलेशन, और चीन को मजबूर होना पड़ा पीछे हटने के लिए, जो कि वो कहता था कि वो तो आगे आया ही नहीं है। देखिए, मैं इसमें 2 बातें स्पष्ट करूंगा। जैसे कृष्ण मोहन जी ने भी बोला है, उपलब्धि है कि हमारी जो एक्स्ट्रा फोर्सेस जो दोनों की लगी है वो डिसएंगेजमेंट में वापस होंगी, वो एक अच्छा कदम। रहा सवाल फिंगर 8 और फिंगर 3 का, तो ये पोजीशन जो है वो 20 अप्रैल 2020 के पहले की थी, और उस पर वापस जा रहे हैं, मतलब हम उसी रास्ते पे पहुंच रहे हैं जहां पर हम ये अतिक्रमण शुरू हुआ उसके पहले थे। मेरे लिए 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अभी भी खुले नहीं हैं कि सारे प्रोसेस में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम वापस उसी पोजीशन में पहुंच रहे हैं जहां पर अतिक्रमण के पहले थे। तो इसमें यह नहीं बताया गया है कि जो बगर हिल्स और चुशूल के बाकी हिल्स हैं जहां हमने कब्जा किया हुआ है वहां से हम हटेंगे या नहीं हटेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर्स और अस्थायी स्ट्रक्चर्स दोनों देशों ने बनाए वो हटा लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन शुरू से ही कहता रहा है कि आप पेंगांग त्सो को पहले बात करिए और नॉर्थ सब सेक्टर को बाद में बात करिए, तो इसमें चीन की बात मानी गई है। और हमारा जो नॉर्थ सब सेक्टर में देप्सोंग का इलाका है वो बहुत ही सेंसिटिव है, और मेरे लिए खुशी का दिन वो होगा जब वहां पर भी हमारा समझौता इस तरह से होता है और हम उस पोजीशन पे पहुंचते हैं। मगर बगर हिल्स और चुशूल के बाकी जो हिल्स हैं वो अगर भारत छोड़ देता है तो एक बहुत बड़ी भयंकर भूल होगी, वो नहीं होनी चाहिए। बस वही मेरी एक इच्छा है। ठीक है, कृष्ण मोहन, इसमें ऐड करना चाहते हैं आप कुछ?
जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल आपके पास हो कि वो हाइट्स भारत छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, उसका जिक्र जो जेकेएस परिहार साहब ने किया। सचिन, ये जो हाइट्स थी जिन्होंने दरअसल इस पूरी लड़ाई तो नहीं कहेंगे, इस पूरे तनाव का पूरा रुख बदल दिया था, वो था पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर जो स्पेशल फोर्सेस ने भारतीय सेना की प्रीएम्प्टिव कार्रवाई करते हुए 70 किलोमीटर के इलाके में जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर कब्जा किया था। ये भारत की ही हैं, ये LAC के इधर हैं, यानी ये भारतीय सीमा के ही अंदर है। ये बात अलग है कि 1962 के बाद से आज तक भारतीय सेना कभी वहां पर बैठी नहीं थी, भारतीय सेनाएं उन चोटियों पर चढ़ी नहीं थी, लेकिन उनके ठीक नीचे, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप रेजांगला को लें तो रेजांगला 17,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर है, वहां पर भारतीय सेना नहीं रहती थी, लेकिन उसी के पास एक तारा पोस्ट है, तारा पोस्ट 15,000 फीट पर है, और तारा पोस्ट से रेजांगला तक एक ठीक ठाक रास्ता जाता है, जहाँ से भारतीय सेना ने अपने टैंक तक T-72 टैंक तक रेजांगला पर, मुखपरी पर और रेचिनला पर चढ़ाए हैं। भारतीय सेना की तारा में परमानेंट पोस्ट है। अगर रेजांगला खाली भी करते हैं तो वो सिर्फ 2000 फीट नीचे, और जो कि एक अच्छा खासा रास्ता है, वहाँ तारा में आकर बैठ जाएंगे। तो अब स्थितियाँ वो नहीं हैं कि चीन अचानक आगे बढ़ेगा और उसके बाद वो चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इनके सामने का इलाका है, जो स्पांगुर झील और उसके आसपास का इलाका है, वो नीचाई में है। तो अगर भारतीय टैंक ऊपर चढ़े हुए हैं और वो रख रहे हैं अपनी निगरानियां और चीनी सेना को रोक रहे हैं, तो वो रोकते भी रह सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा, परिहार साहब ने जैसा कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन हाइट्स को क्या छोड़ा जाएगा। आपको याद होगा 8वें दौर की बातचीत के बाद भी ये चर्चा हुई थी कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो रहा है, और उस वक्त भी डिसएंगेजमेंट कई फेज में होगा ये कहा गया था। सबसे पहले कि टैंक नीचे आएंगे, जो कि टैंक भारतीय सेना के ऊपर चढ़े हुए हैं, फिर वो हाइट्स खाली की जाएंगी, उसके बाद आर्टिलरी पीछे आएगी। अब सवाल ये है कि इसका ग्राउंड से जब खबरें आनी शुरू होंगी तब पता लगेगा कि आखिरकार ये किस तरह से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उस समय जब पहले अक्टूबर और नवंबर में बात हुई थी, तो उस समय भी जो ग्राउंड पर मौजूद सोर्सेस थे वो बता रहे थे कि एक पूरा का पूरा प्लान तैयार था कि कौन सी रेजिमेंट आर्मर्ड किधर कहाँ से उतरेगा और कहाँ जाएगा, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी कि बख्तरबंद गाड़ियाँ कहाँ से उतरेंगी और कहाँ जाएंगी, आर्टिलरी का अपनी पोजीशन कैसे बदलेगी, और इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स हैं वो कहाँ से उतर कर कहाँ पर जाएंगी, ये सारी चीज़ें पहले तय हो चुकी थी। अब स्थिति यह है कि ग्राउंड पर से जब खबरें आनी शुरू होंगी तब ये पता लगा कि कौन सी भारत कहाँ तक पीछे जा रहा है, चीन कहाँ तक पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात जो रक्षा मंत्री ने एक ओपन एंड छोड़ा है मेरे ख्याल से, कि जो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन होना भी बाकी है। सिर्फ पेंगोंग झील में चीन फिंगर 8 से पीछे गया है, और यही भारत की एक शर्त थी सबसे बड़ी, कि सबसे पहले तो चीन फिंगर 8 से पीछे जाए, यानी कि जहाँ पर पहले था, अप्रैल तक जहाँ था और जहाँ अब तक रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे मानी जाती थी। और सबसे बड़ा डर यही बताया गया था कि अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दरअसल 8 किलोमीटर आगे आ जाएगी और फिंगर 4 के पास से निकलेगी, क्योंकि चीनियों ने वहां पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब चीनी सेना फिंगर 8 से पीछे जाने के लिए तैयार हो गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। ओपन एंड ये छोड़ा गया कि अभी बाकी जो इलाके हैं, यानी कि दौलत बेग ओल्डी के आसपास के इलाके, डेप्सांग प्लेन, रूकी नाला, जीवन नाला, बॉटल नेक, ये सारे के सारे इलाके जो कि अक्साई चीन के वेस्ट में पड़ते हैं, और जहां पर दौलत बेग ओल्डी जो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण तैनाती है, उसको चाइना थ्रेटन ना करे, उसके बारे में भी आगे कैसे चर्चा की जाएगी। ठीक है, लेकिन कम से कम ये आपने जैसे कहा कि ये कम से कम हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एज कह सकते हैं, जिस तरीके से चीन जो है अमूमन PLA हो, चीन हो, जो स्ट्रेटजी अपनाता है कि एक बार वो अगर आ गया फिर उसके बाद वो पीछे नहीं हटता, उसकी स्ट्रेटजी ये वहाँ कब्जा कर लेता है। ना केवल वो वहाँ पर अड़ा रहा, भारतीय सेना ने कन्फ्रंट किया, बल्कि उससे पीछे हटने को भी अब मजबूर किया जा रहा है। फिंगर 8 पर ही रहेगी चीनी सेना, उससे पीछे हटेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.